के साए आपके सामने। कुछ दस्तकें दरवाजे पर नहीं होती, वो सीधा आपकी सांसों पर होती हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो आपको बुलाती हैं। अगर आपने ये वीडियो खोल लिया है तो समझ लीजिए डर की दस्तक अब आपके बहुत करीब है, क्योंकि यहां हर कहानी किसी के लौट आने का रास्ता खोलती है। आप सुन रहे हैं डर की दस्तक, जहां हर आवाज आपकी नींद से पहले आखिरी चेतावनी होती है। अब आप पीछे मत देखिए, सिर्फ कहानी सुनिए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां शांति सुकून नहीं बल्कि खामोशी चेतावनी होती है, जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां पत्तों की सरसराहट किसी के चलने जैसी लगती है, और जहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, जिंदा होती है। ये कहानी है अमन, उसकी गर्लफ्रेंड रिया और उनकी दोस्त काव्या की, जो एक ऐसी कैंपिंग ट्रिप पर निकले जहां से वे तो लौट आए, लेकिन जंगल ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। मुझे उसी पल समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, जब हमने मेन रोड छोड़कर उस कच्चे मिट्टी वाले रास्ते पर मोड़ लिया। हम तीनों, मैं अमन, मेरी गर्लफ्रेंड रिया और हमारी दोस्त काव्या, एक शांत कैंपिंग वीकेंड के लिए निकले थे। लेकिन जब हम मेन कैंप साइट पर पहुंचे, वहां पहले से बहुत लोग थे। हर तरफ आग, हंसी, बातें, गाने, सब कुछ ज्यादा जिंदा था। रिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, कहीं और चलते हैं, जरा शांति चाहिए। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम थोड़ा आगे जंगल की तरफ बढ़े, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा, जहां रास्ता संकरा होता गया और जहां पेड़ों की लाइन इतनी घनी हो गई कि आसमान दिखना बंद हो गया। हमें एक खुली जगह मिल गई, छोटी, पत्थरों से भरी और अजीब तरह से शांत, इतनी शांत कि मेरे कानों में खुद की सांसें गूंज रही थीं। सूरज डूब चुका था, मेरे फोन की टॉर्च उस जगह को पूरा रोशन नहीं कर पा रही थी। रिया ने मुझे वो "तुम हमें कहां ले आए हो" वाली नजर दी। काव्या पैरों को घूर रही थी, जैसे उसे किसी के देखने का एहसास हो रहा हो। मैंने हंसने की कोशिश की, अरे यार बस जंगल है, क्या होगा। लेकिन मेरे पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठ रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। हम टेंट लगाने लगे। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। हर टहनी टूटने की आवाज पर हम तीनों एक साथ रुक जाते थे। ये जंगल आवाजों को निगल रहा था। यहां कोई एको नहीं था, कोई जवाब नहीं था, बस सन्नाटा, जैसे जंगल हमें सुन रहा हो। हमने एक छोटी सी आग जलाई, सिर्फ हॉट डॉग सेकने और अपने डर को जलाने के लिए। नारंगी लौ हमारे चेहरों पर पड़ रही थी और परछाइयां जरूरत से ज्यादा लंबी लग रही थीं। काव्या ने आधी अधूरी एक लोकल भूतिया कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन अंधेरे में हर शब्द किसी चेतावनी जैसा लग रहा था। जब आग बुझ गई और चारों तरफ सिर्फ अंगारों की लाल आंखें बचीं, हम अपने अपने टेंट में चले गए। मैं और रिया एक टेंट में, काव्या दूसरे में। मैंने आखिरी बार बाहर टॉर्च मारी। पेड़, पत्थर, दूर झील की काली परछाई, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अब भी चिल्ला रही थी। मैंने खुद से कहा, बस जंगल है, सुबह सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अभी जागने वाला था। रात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब किसी ने मुझे नींद से खींचकर बाहर फेंका। आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ काला रंग था, इतना गहरा काला कि अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थीं। पहले लगा शायद सपना है, फिर एक चीख, लंबी, कांपती हुई, इतनी दर्द से भरी कि जंगल की रगों में उतर गई। वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, न जानवर की। वो ऐसी आवाज थी जो किसी चीज के जागने की घोषणा करती है। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। रिया भी हिलकर उठी और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन, वो क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं झूठ बोल गया, शायद कोई जानवर होगा,
लेकिन मेरे मुंह में वो शब्द ऐसे कड़वे लग रहे थे जैसे खुद जंगल ने उन्हें झुठला दिया हो। हम चुप हो गए। अब जंगल बहुत ज्यादा चुप था, इतना चुप कि दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। कुछ देर बाद लगा सब शांत हो गया। मैं नींद में लौटने ही वाला था कि कंकड़ चरमराए, बहुत धीरे, नाप कर, जैसे कोई वजन संभाल कर चल रहा हो। कदम हमारे टेंट के बाहर घूम रहे थे, कभी पास कभी दूर। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने बहुत धीमे से फुसफुसाया, काव्या। कोई जवाब नहीं। टेंट की दीवार पर किसी साए की हल्की हलचल दिखाई दी। मेरी रीढ़ में ठंडा पानी दौड़ गया। रिया ने मेरे हाथ को और कस लिया। कोई है, उसने फुसफुसाया। मैं बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग बहाने गढ़ रहा था, कोई खोया हुआ कैंपर, कोई रेंजर, लेकिन दिल जानता था ये कोई आम चीज नहीं थी। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं, लेकिन जो शांति आई वो और भी ज्यादा डरावनी थी, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। मैं थक कर फिर सो गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अचानक टेंट की दीवार अंदर की तरफ दबने लगी, जैसे बाहर से कोई उस पर झुक गया हो। मेरे पैरों पर वजन पड़ा, कुछ हमारे ऊपर चढ़ रहा था। मैं चीख पड़ा। रिया उठ बैठी। अमन! मैं पागलों की तरह टेंट को लात मारने लगा। मेरी आवाज डर से फट रही थी। कुछ सेकंड बाद सब रुक गया। टेंट फिर सीधा, सिर्फ हमारी हांफती सांसें और जंगल की वो बेरहम चुप्पी। हम पूरी तरह कांप रहे थे। रिया बड़बड़ाने लगी, मैंने सपने में साए देखे, पेड़ों के बीच, वो हमें देख रहे थे। मैंने फोन देखा, 4:25। अभी सुबह बहुत दूर थी। तभी हमें याद आया, काव्या। हम बाहर निकले। दूसरा टेंट वैसा ही था। काव्या बाहर आई, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने भी वो आवाजें सुनी, लेकिन मैं बाहर नहीं गई थी। हम एक दूसरे को देखने लगे। तो फिर कौन घूम रहा था? किसने हमारे टेंट को दबाया? हमने फैसला किया, यहां से अभी निकलना है। हमने बिना कुछ सोचे समझे सामान ठूसना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, हर झाड़ी डरावनी लग रही थी। 4:40 तक हम कार में थे। जैसे ही हेडलाइट जली, मैंने पेड़ों के बीच एक लंबा टेढ़ा साया देखा। वो हिला नहीं, बस हमें देखता रहा। हम बिना एक शब्द बोले वहां से भाग निकले, लेकिन जंगल ने हमें छोड़ा नहीं था। वो बस हमारे पीछे पीछे आ रहा था। हम जैसे ही मेन रोड पर पहुंचे, मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। लाइट्स, दुकानें, चलती गाड़ियां, नॉर्मल दुनिया। रिया ने राहत की सांस ली। काव्या पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी कांप रही थी, लेकिन मेरा सीना अब भी भारी था, क्योंकि जंगल ने हमें छोड़ा नहीं था। हम बस उसके इलाके से बाहर आए थे। हम शहर पहुंचे। रात 6 बजे। हमने पास के एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। जैसे ही हम उतरे, काव्या अचानक बोल पड़ी, क्या तुमने देखा था? वो कौन था? मैंने पूछा, कौन? उसकी आंखें फैल गईं। जो हमारे पीछे खड़ा था, पेड़ों के बीच। मेरी सांस अटक गई। तुमने भी देखा? वो सिर हिलाकर रोने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसी पल ढाबे के बूढ़े मालिक ने हमारी तरफ देखा और कांपते हुए बोला, तुम लोग काले जंगल से आ रहे हो ना? हम चौंक गए। उसने फुसफुसाकर कहा, वहां एक जागी हुई चीज रहती है। वो आवाज बनती है, वो साया बनती है, और अगर वो तुम्हें छू ले तो तुम्हारे सपनों में आ जाती है। फिर वो वहीं से बुलाती है। उस रात हम होटल गए, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करते, वही चीख, वही कदमों की आवाज और टेंट की दीवारों पर वही दबाव। तीसरी रात रिया नींद में उठ बैठी और बड़बड़ाने लगी, वो बुला रहा है, वापस आ जाओ। मैंने लाइट जलाई और जो देखा मेरे खून को जमा गया। रिया की गर्दन पर गीली मिट्टी के निशान थे, ठीक वैसे ही जैसे उस औरत के हाथों में थे। सुबह होते ही हम एक तांत्रिक के पास गए। उसने हमें देखते ही कहा,
वो जाग गया है। वो जंगल अब शिकार नहीं करता, वो यादें उगाता है और तुम उसकी जड़ों में फंस चुके हो। उसने बताया वो औरत कोई इंसान नहीं थी, वो बीज थी जिसे वो जंगल भेजता है ताकि वो लोगों को चिन्हित करे। हमने शुद्धिकरण की पूजा करवाई, धागे बांधे, नमक जलाया, मंत्र बोले कई दिनों तक, तब जाकर आवाजें बंद हुईं। लेकिन आज भी जब हवा बहुत धीमी हो जाती है और अंधेरा बहुत चुप हो जाता है, मुझे लगता है जंगल मुझे नाम लेकर बुला रहा है और मुझे पता है वो इंतजार कर रहा है कि मैं वापस आऊं। मुझे लगा था सब खत्म हो गया है। पूजा, धागा, मंत्र, राख, धुआं, सब ने हमें सुरक्षित कर दिया था। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। तीसरे हफ्ते की बात है। मैं आधी रात को अचानक जाग गया। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरी खिड़की के बाहर कंकड़ों पर वही कदमों की आवाज, चर चर, जैसे कोई नंगे पैर जमीन को घिसटते हुए चल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैं उठा नहीं। मैं जानता था अगर वो देख ले कि मैं जाग रहा हूं तो वो और पास आ जाएगा। मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल गई। स्क्रीन पर लिखा था, वापस आ जाओ। कोई मैसेज नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ वही 2 शब्द। अगली सुबह मेरे घर के सामने की मिट्टी खुदी हुई थी। बिल्कुल वैसी ही छोटी गोल गड्ढे, वैसे ही जैसे उस रात टेंट के बाहर थे। उसके बाद रिया बदलने लगी। वो खिड़की के पास देर तक खड़ी रहती, कभी कभी बिना पलक झपकाए अंधेरे में घूरती रहती। एक रात उसने कहा, मुझे सपने नहीं आते, मुझे यादें बुलाती हैं। मैंने उसी तांत्रिक को फिर फोन किया। उसने सिर्फ इतना कहा, वो तुम्हारे शहर में आ गया है। अब वो जंगल नहीं रहा, वो तुम्हारे घर की सीमा बन गया है और जो एक बार चुना गया हो उसे छोड़ा नहीं जाता। उस रात मेरे दरवाजे पर किसी ने 3 बार बहुत धीरे से खटखटाया, टॉक टॉक टॉक। मैंने कैमरा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी से लिखा था, मैं यहीं हूं। रिया उस रात गायब हो गई। उसका फोन, जूते, बैग सब घर पर था, बस वो नहीं थी। सुबह पुलिस आई, पर उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, मेरे घर से जंगल की तरफ जाती हुई गीली मिट्टी के निशान। और आज मैं वही रास्ता देख रहा हूं। हाथ में वही टॉर्च है और हवा में वही धीमी चीख, क्योंकि अब जंगल मुझे लेने आया है।